एक मंच है, जहाँ पर सभी साहित्यकारों को जोड़कर उनके साथ हम चर्चा करते हैं और साथ-साथ उनकी रचनाएँ भी सुनते हैं। इसी तरीके से तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आशा दिन पर दिल्ली से और आपका सभी का मैं सबसे पहले ईरा जी को बनाती हूँ, अध्यक्ष बनाती हूँ। और क्योंकि हमारी अभी अध्यक्ष आई नहीं है, जब वो आती हैं, तो आप स्वेच्छा से उनको अपना कार्यभार दे सकते हैं। तो जैसा कि विदित है, हम सबसे पहले संतों की वंदना करते हैं, उसके बाद हमारे बैठक में आते ही जैसे ही माँ स्थापित होती हैं, उसके बाद अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो वंदना करने के लिए मैं सबसे पहले प्रमिला जी को पटल पर बुलाती हूँ। प्रमिला जी, आपका स्वागत है, आप आएँ और सरस्वती वंदना पेश करें। बहुत-बहुत स्वागत। आइए, प्रमिला जी। बहुत प्रमिला बहुत जी सुन रही धन्यवाद हैं? आपका आशा जी, बहुत बहुत जी, धन्यवाद आइए मंच पर आप मुझको पटल पर आमंत्रित आएँ करने के और लिए। सरस्वती वंदना पेश करें। इसके लिए ईरा जी आप इजाज़त दें कि हम हमारा कार्यक्रम शुरू हो। मंच पर उपस्थित ईरा सभी जी। विद्वज्जनों का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और शारदे माँ को नमन कर उनका आह्वान करती हूँ। निःशब्द हूँ माँ शारदे, निःशब्द हूँ माँ शारदे, तुमने मुझे माँ सब दिया, मेरी आत्मा में है खुशी, आशीष कुछ ऐसा दिया, निःशब्द हूँ माँ शारदे, तुम अनंत हो तुम असीम हो, तुम अनंत हो तुम असीम हो, तुम नित नवल नवीन हो, कमलासिनी माँ शारदे, तुम हर कला में प्रवीण हो, सौभाग्य है माँ यह मेरा, तुमने शरण मुझको लिया, निःशब्द हूँ माँ शारदे, माँ मुझ में बहुत विकार है, माँ मुझ में बहुत विकार है, अब गुणों के लाख अंबार हैं, काम क्रोध मोह लोभ के हृदय में खरपतवार हैं, सद्बुद्धि दो माँ प्रार्थना है, निवेदन यह तुमसे किया, निःशब्द हूँ माँ शारदे, निःशब्द हूँ माँ शारदे, निःशब्द हूँ माँ शारदे। बहुत सुंदर वंदना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर वंदना। बस माता जी हमारे धन्यवाद। मध्य हैं, पटल पर स्थापित हैं और इसी मध्य हमारी सारिका जी आ गई हैं। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत स्वागत है, आपका बहुत इंतजार किया। तो आइए अपनी गरिमा संभालिए, हम आगे चलते हैं। अब हमारे बीच में माँ सरस्वती विराजमान है, हम आगे चलते हैं। अध्यक्ष महोदय अगर इजाजत दें तो हम कार्यक्रम शुरू करें। हाँ जी, कार्यक्रम आरंभ हो। शुक्रिया, धन्यवाद। तो सुनेगा, क्या ये सूरतें हैं और ये क्या ये जहान है, क्या ये सूरतें हैं और क्या ये जहान है,
सबसे अच्छा अपना हिंदुस्तान, सबसे अच्छा अपना हिंदुस्तान है। हिंद पर बुरी नजर रखने वालों सुनो, ये तिरंगा, ये तिरंगा नहीं, ये अपनी जान है। ये तिरंगा नहीं, ये अपनी जान है। तो मैं सबसे पहले आने वाली मीरा जी को बुलाती हूँ। मीरा जी, आप आए और अपनी रचना पेश करें। आपका स्वागत है। बाकी लोग माइक बंद रखें ताकि डिस्टरबेंस नहीं हो। केवल ईरा जी अपना माइक खोलेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार मेरी आज की रचना है, जी। प्रस्तुत करने जा रही हूँ। 1 मिनट। जी स्वागत है। पहली रचना में लघु कथा सुनाने चाहती हूँ। इसका शीर्षक है कैनवास। काम ही काम, पल भर का आराम नहीं। अब तो खाना बनने का क्या, खाना खाने की भी इच्छा नहीं रही। कहते हुए वह थक कर आराम कुर्सी पे पसर गई। यूं इस तरह तनाव में थके तन और भूखे पेट रहना उसके अच्छे भले स्वास्थ्य को गिराता जा रहा था। तभी तन मन को खुश करने वाला मोबाइल बज उठा। कुछ पाने के लिए कर्म करना वक्त की जरूरत है, पर उन पलों के सुखद एहसास के साथ सुख पूर्वक जीने के लिए स्वयं का मानसिक स्वास्थ्य व शारीरिक स्वास्थ्य बचाए रखना भी जरूरी है। इसके लिए आवश्यक कर्म करने के पश्चात तनाव दूर करने के लिए थोड़ा समय अपनी अभिरुचियों को भी दो। ध्यान रखो, इस मशीनी युग में मशीन की तरह काम करने के साथ इंसान बने रहने के लिए कुछ इंसानी शौक भी जरूरी है। माँ की स्नेह युक्त वाणी से मिली सीख ने उसकी थकी इंद्रियों को अनजानी ऊर्जा से भर दिया। छुट्टी के दिन देर तक सोने वाली वह भोर में जल्द ही जाग अपने रंग ब्रश ले प्रकृति की खूबसूरती को निहार उसे हूबहू अपने कैनवस पे उतार अपने नीरस जीवन में रंग भरने चल दी। एक और बहुत रचना सुना। सुंदर। नहीं, अभी सेकंड राउंड लेंगे। सेकंड राउंड लेंगे तो जी धन्यवाद। चलते हैं आप आगे। दिलो दिमाग में बस एक ही नाम है। दिलो दिमाग में बस एक ही नाम है। जग में सबसे सुंदर अपना हिंदुस्तान है। जग में सबसे सुंदर अपना हिंदुस्तान है। जीते हैं देश के लिए और मरते हैं देश के लिए। जीते हैं देश के लिए और मरते हैं देश पर। बुलंद है जिसका जज्बा सलाम है। चलिए, आपका स्वागत है अगले राउंड में। परमेश जी, आपका स्वागत है। आप आए और अपनी रचना पेश करें। स्वागत है। सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है, सुनाए। जी, मैं भी एक कहानी रखता हूँ आपके सामने। इस कहानी का शीर्षक है बेईमान। जैसे ही उसने बाइक लगाई, पीछे किसी ने पुकारा, पर्ची ले लीजिए। यहाँ तो कोई पार्किंग नहीं है, मैं तो हर हफ्ते यहाँ आता हूँ, उसने जवाब दिया। राजू, मेरे इसमें से जरा और समस्या का वो हल झूठ भी कविता नहीं निकाल बोल दो। रहा था, क्योंकि अपने बैंक संबंधित काम से हर हफ्ते में 1-2 बार ही था। पार्किंग वाले लड़के ने बोला, सर मंडे से शुरू हो गई है, पर उसे यकीन नहीं हुआ। 10 रुपए ऐंठने के लिए कोई भी पर्ची छपवा लेता है। मैं नहीं मानता, वो बोला और बिना पर्ची लिए बैंक में चला गया। कुछ कैश निकालना था, नई चेकबुक इशू करानी थी।
कैश काउंटर पे कुछ लोग पहले से ही खड़े थे। कैशियर उसको जानता था, लिहाजा उसने उससे चेक ले लिया, पर पैसे तो बारी आने पर ही मिलने थे। तो समय बिताने के लिए वो मैनेजर के केबिन में चला गया। बैंक के सारे कर्मचारी अधिकारी उसे अच्छे से जानते थे। मैनेजर ने उसे देखा और चाय मंगवाई और गपशप होने लगी। उसने कहा, मैनेजर साहब, हमारे देश में बेईमानी बहुत बढ़ गई है। मैनेजर ने पूछा, क्या हो गया? उसने तफ्तीश से पार्किंग वाली घटना का जिक्र करने के बाद कहा, बताइए, 10-10 रुपए की नकली पर्चियां छपवाकर यहाँ वहाँ लोगों से झूठ मूठ का पार्किंग चार्ज लिया जाने लगा है। मैंने कहा, जी हाँ, ये तो है। खैर, बैंक के काम निपटाकर वो बाइक के पास वापस गया और बाइक स्टार्ट करने लगा। इतने में वो पार्किंग वाला लड़का उसे देखकर फिर आ गया। उसने कहा, भाई, बता तो दिया, यहाँ कोई पार्किंग नहीं है, मैं पार्किंग के नाम पे कोई पैसे नहीं दूंगा। वो लड़का मिली? बोला, सर, वो बात नहीं है। जब आप बाइक से उतर कर अपना मोबाइल चेक करने लगे थे तो आपकी जेब से 500 रुपए का नोट गिर गया था और आपको पता भी नहीं चला था। मैं आपको वही नोट वापस करने के लिए आपको बुला रहा था। धन्यवाद। बहुत सुंदर। अब कन्वेश जी के बाद चलते हैं। लघु कथा सुनाई आपने, शानदार लघु कथा आपकी। आगे चलते हैं। नमन करें भारत माता को, यही पालनहार है। नमन करें भारत माता को, यही पालनहार है। इसकी रक्षा के लिए जान भी बलिहार है। इसकी रक्षा के लिए जान भी बलिहार है। याद करें वीरों की वो बलिदानी, याद करें वीरों की वो बलिदानी, स्वतंत्र भारत जिसका दिया हुआ आधार, जिसका दिया हुआ आधार है। इसके लिए हम बुलाते हैं विभा जी को बुलाते हैं। विभा जी हाजिर हो, अगर मुझे सुन रही हैं तो। मुझे अब तक नहीं है, सुन रहे नहीं सुन रहे हैं, लेकिन मेरे यहाँ भी खाने का समय चल रहा है। अच्छा, हम सुन भी रहे हैं और भोजन, रात्रि भोजन का समय है। तो रचना पाठ बाद में करेंगी जी। नहीं, हम श्रोता हैं। ये अच्छा, उत्तर प्रदेश का मधु जी, कार्यक्रम है। मधु जी, आप आमंत्रित हैं, आप आइए पटल पर। नहीं विभा जी, आप मधु जी, जुड़ी हैं श्रोता के रूप में, अगर लेकिन चाहें तो रचना पाठ कर सकती हैं, ऐसा कोई, क्योंकि आपका हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, अंत में हम एक लघु कथा सुना देंगे, बस एक रोटी खा के आते हैं। चलिए ठीक है। आइए मधु जी, आपका स्वागत है पटल पर। अगर आप तैयार हैं तो रचना सुना सकती हैं। जी धन्यवाद मुझे पटल पर आमंत्रित करने के लिए। जी स्वागत। मंच को नमन, माँ शारदे को नमन। मैं अपनी चंद लाइनें आप लोगों के समक्ष रखती हूँ। जो अभी ये हुआ था सिंदूर के ऊपर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, तो उससे संबंधित है। रौद्र रूप देखा सेना का, आतंकी घबराया है। रौद्र रूप देखा सेना का, आतंकी घबराया है। किया धमाका बीच रात में, किया धमाका बीच रात पे, गफलत से उसे जगाया है। घाटी में घुसने वालों को, घाटी में घुसने वालों को घाट तलक पहुंचाया है। पहलगाम तकने वालों को यम का द्वार दिखाया है। पहलगाम तकने वालों को यम का द्वार दिखाया है। बैठे थे निर्लेप असुर, बैठे थे निर्लेप असुर ने बार बार उकसाया है। बैठे थे निर्लेप असुर ने बार बार उकसाया है। आज सोचता होगा नाहक सोता शेर जगाया है। आज सोचता होगा नाहक सोता शेर जगाया है। छीना था सिंदूर मांग का, छीना था सिंदूर मांग का, शोणित स्नान कराया है। विषधर का फन कुचल,
विषधर का फन कुचल उसी की भाषा में समझाया है। हिंसा का ये पाठ, हिंसा का ये पाठ कहाँ किस मजहब ने बतलाया है? हिंसा का ये पाठ कहाँ किस मजहब ने बतलाया है? दहशत का ये पंथ सदा ही मृत्यु घाट तक लाया है। दहशत का ये पंथ सदा ही मृत्यु घाट तक लाया है। जब जब भारत भूमि पर, जब जब भारत भूमि पर शत्रु ने कदम बढ़ाया है, हुंकार भरी है शेरों ने रण में फिर शौर्य दिखाया है। हुंकार भरी है शेरों ने रण में फिर शौर्य दिखाया है। जय जय, जय जय हो हिंद के वीरों की, जो कहा वो कर दिखलाया है। जय जय हो हिंद के वीरों की, जो कहा वो कर दिखलाया है। अरी की सीमा को लांघा है, सीने पे ध्वज फहराया है। अरी की सीमा को लांघा है, सीने पे ध्वज फहराया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। वीर नहीं हो तो कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती, क्योंकि लड़ाई जो है जंग से ही जीती जाती, जुबान से नहीं। चलिए अब हम आगे चलते हैं शानदार प्रस्तुति के बाद, और मैं आमंत्रित करती हूँ प्रमिला जी को। तो अब सुनाते हैं। हम दर्द से हाथ न मिलाते तो और क्या करते? हम दर्द से हाथ न मिलाते तो और क्या करते? गम के आंसू न बहाते तो और क्या करते? उसने मांगी थी हमसे रोशनी की दुआ, उसने मांगी थी हमसे रोशनी की दुआ, हम खुद को न जलाते तो और क्या करते? आइए प्रमिला जी, आपका पटल पे स्वागत है। आइए प्रमिला जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, इतने खूबसूरत शब्दों के द्वारा आपने मुझको आमंत्रित किया मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्यार से बुलाती हैं स्वागत है। निशा आप, बहुत बहुत आभार आपका। मेरी कविता का शीर्षक है, जो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, समस्या का हल। देश है एक, समस्याएं अनेक। देश है एक, समस्याएं अनेक। क्या है हल, जगाओ विवेक। अरे भाई, अरे भाई, ये जो है महंगाई। एक मिनट प्लीज, अपने माइक्स बंद कर लीजिएगा सब लोग, डिस्टरबेंस आ रहा है। माइक बंद कर लीजिए और पूरी प्रस्तुति को ध्यान से सुने, तो ताली भी बजा दीजिए अपनी तरह, साथ साथ प्रोत्साहन मिलता है सबको। स्वागत। देश है एक, समस्याएं अनेक। क्या है हल, जगाओ विवेक। अरे भाई, ये जो है महंगाई आज अचानक ही नहीं आई, सब सरकारों ने रखा जिंदा, तभी तो यह मर नहीं पाई। सबने था पाला पोसा इसे, इसीलिए परवान चढ़ आई। बोलो हमारी क्या है गलती, यह तो यौवन की तरुणाई। एक और कन्या गरीबी आई, साथ में बेरोजगारी भी लाई। अब दोनों जुड़वा बहनें सी सोच रही अब आए भाई। भ्रष्टाचार भाई बन आया, भ्रष्टाचार भाई बन आया। बजे ढोल सोहर भी गाई। तीन थी बहनें भाई एक, तीन थी बहनें भाई एक। हुई खूब खिलाई पिलाई, भ्रष्टाचार फला और फूला, खाकर खूब दूध मलाई। वर्तमान और पूर्व सरकारें एक दूजे पर दोष लगाती, वर्तमान और पूर्व सरकारें एक दूजे पर दोष लगाती। कोई कहे ये अभी बढ़े हैं, कोई कहे ये पूर्व की थाती। जले पर नमक का मरहम, भीख दे एहसान करते रहो। रहमो करम पर रहे जनता, ताकि वोट तुम पाते रहो। आत्मनिर्भर भारत का गीत तो खूब जोर से गाओ, आत्मनिर्भर भारत का गीत तो खूब जोर से गाओ, पर गरीबों को कभी भी आत्मनिर्भर मत बनाओ। अरे सारा खेल वोट का है, अरे सारा खेल वोट का है, चुनाव में वोट से चोट का है।
अनगिन वर्षों से नहीं हुई जब गंगा माँ यमुना की सफाई, तो कैसे कुछ वर्षों में हो जाए? क्यों नहीं बात समझ में आई? पावन गंगा ही हो गई दूषित, तो कैसे वह अब उद्धार करे? पापियों की नगरी चमक रही, किसके पापों को कौन हरे? गंगा में तिरती दिखी जो लाशें, कोरोना मरीजों की नहीं थी वे। गंगा में तिरती दिखी जो लाशें, कोरोना मरीजों की नहीं थी वे। भगीरथ के पुरखों की थी सब, बहकर आई हिमालय से थी वे। जो पुरखे तब तर नहीं पाए थे, वे अब धरती पर उतर आए थे। विश्राम कर रहे लेट रेत पर, चूंकि थक कर चूर हुए आए थे। आवारा पशु भी एक समस्या है। लो जी, एक मुद्दा और आया। नेता ने कहा कि सांडों को कोई बांध कहाँ कब रख पाया। आवारा पशु का यह मुद्दा नहीं केवल एक प्रदेश का है, यह तो हर गांव शहर का है, हर प्रांत समूचे देश का है। कितना हास्यास्पद लगता है, हल कहीं ना कोई मिलता है। एक दूजे पर सब दोष मढ़ो, पर हल कोई भी मत खोजो। अरे उत्तरदायित्व लेगा कौन? समस्या का हल देगा कौन? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समस्या का हल देगा कौन? कोई नहीं देता। कोई नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार और सच्चाई जो कि राजनेताओं की पोल भी खोल रही है और गरीब जनता की कष्टों की भरमार क्यों ज्यादा है, इस बात को उजागर करते हुए आपकी रचना बहुत शानदार। चलिए अब चलते हैं आगे। अब विभा जी आप तैयार हैं? चलिए मैं आपके लिए उत्तर देती हूँ, सुनिएगा। नफरतों में भी हम प्यार ढूंढ लेते हैं, फिजा में भी हम बहार ढूंढ लेते हैं। क्या बात! ये तो अपने अपने हुनर की बात है। हम गैरों में भी अजीब यार ढूंढ लेते हैं। तो आइए विभा जी, आपका स्वागत है, पटल पर आप आए और अपनी रचना पेश करें। इससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशा जी। और मार्च में जैसा आप लोगों को पता है कि आदरणीय राष्ट्रीय संयोजक महोदय पटना आए थे और इस पुस्तक के लोकार्पण किए थे। ओके, ठीक है। उसी पुस्तक से मैं एक लघु कथा आप लोगों को सुना देती हूँ। मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मंच को नमन। इसमें ऐसा कुछ नहीं है मौका देने वाली जैसी बात कि हमने विशेष कार्य कर दिया। आप चिंता मत करें, आप हमसे वरिष्ठ हैं और हमसे पहले आप कहाँ थे। आइए, स्वागत। हक से पहले दायित्व की बात होती है और ये मौका मिलने का तो एक लघु कथा आप लोगों को है। शीर्षक है बदलते पल का न्याय। यह यहाँ क्या कर रहे हैं? पार्किंसन ग्रसित मरीज को व्हील चेयर पर ठीक से बैठाते हुए नर्स से सवाल करती महिला बेहद क्रोधित नजर आ रही थी। जब तक नर्स कुछ जवाब देती, वह महिला प्रबंधक के कमरे की ओर बढ़ती नजर आई। मैं बाहर क्या देख कर आ रही हूँ, यहाँ वे क्या कर रहे हैं? महिला प्रबंधक से सवाल करने में भी उस आगंतुक महिला का स्वर तीखा ही था। तुम क्या देख कर आई हो? किनके बारे में पूछ रही हो? थोड़ा धैर्य से धीमी आवाज में भी पूछ सकती हो ना संगे? मैं संगे, और मुझे ही इतनी बड़ी बात का पता नहीं। तुम मुझसे बातें छिपाने लगी हो। इसमें छिपाने जैसी कोई बात नहीं। उनके यहाँ भर्ती होने के बाद तुमसे आज भेंट हुई है। उनकी स्थिति बहुत खराब थी। जब वे यहाँ लाए गए तो
तो समय नहीं निकाल पाई तुम्हें फोन कर बताऊं। उनकी स्थिति बहुत खराब थी। जब वे यहाँ लाए गए तो समय नहीं निकाल पाई तुम्हें फोन करवाऊं। उन्हें यहाँ भर्ती ही क्यों की? यह वही है ना, लगभग 18-19 साल पहले तुम्हें तुम्हारे विकलांग बेटे के साथ अपने घर से भादों की बरसती अंधियारी रात में निकल जाने को कहा था। डॉक्टरों की गलती से तुम्हारे बेटे के शरीर को नुकसान पहुंचा था तथा डॉक्टरों के कथनानुसार आयु लगभग 20-22 साल ही तो था, जो 18 साल। आगंतुक संगी की बातों को सुनकर प्रबंधक संगी अतीत की काली रात के भंवर में डूबने लगती है। तुम्हें इस मिट्टी के लोदे और मुझ में से किसी एक को चयन करना होगा, अभी और इसी वक्त। इस अंधेरी रात में हम इसे दूर कहीं छोड़ आ सकते हैं। इसे देखकर मुझे घृणा होने लगती है। पिता होकर आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? माता पार्वती की जीत पर पिता महादेव हाथी का सिर पुत्र गणेश को लगाकर जीवित करते हैं और आज भूलोक में प्रथम पूज्य माने जाते हैं। गणेश, आज हम गणपति स्थापना भी कर चुके हैं। मैं तुमसे कोई दलील नहीं सुनना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारा निर्णय जानना है। तब मैं आज केवल माँ हूँ। मैडम, गणपति स्थापना की तैयारी हो चुकी है। सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। परिचारिका की आवाज पर प्रबंधक संगी की तंद्रा भंग होती है। हम बेसहारों के लिए ही नया अस्पताल आश्रय बनवाए हैं संगी। क्या प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं दुश्मन का भेद करती है? चलो ना देखो, हम इस बार फिटकड़ी के गणपति की स्थापना करने जा रहे हैं। मंच का धन्यवाद, आप सभी का हार्दिक आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर और भावात्मक आधार लिए शानदार प्रस्तुति आपकी। लोग सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं और दूसरों को कुछ और कहते हैं। ये बात स्पष्ट करी आपने। बहुत बहुत शानदार आपकी प्रस्तुति रही। और इस राउंड की मैं भी सुना दूं, उसके बाद सेकेंड राउंड परमेश जी संचालित करेंगे। परमेश जी सो मत जाना। चलिए मैं सुनाती हूँ। नेटवर्क नागराजन। जय उत्तर भारत के जीबी पदाधिकारी एजीबी जुड़ चुके हैं। अच्छा, स्वागत है। बहुत बढ़िया, स्वागत है, सचिता स्वागत है। जन आकुल आज धरा पर सबके कष्ट मिटा जाओ। हे मोहना कृष्ण कनाई नटवर नागर आ जाओ। हे मोहना कृष्ण कनाई नटवर नागर आ जाओ। ये मन अशांत है, विचलित है, पीड़ा कहीं नहीं जाती। भटक रहे मानव मन सारे, हर विपदा मुस्काती है। सत्य सनातन राह न सूझे, कुछ हमको समझा जाओ। हे मोहना कृष्ण कनाई नटवर नागर आ जाओ। आज दुशासन गली गली में निर्भय सभी घूमते हैं। लाज शर्म की तोड़े चौखट बिल्कुल नहीं हिचकते हैं। कलिकाओं को कुचल रहे हैं, चक्र सुदर्शन ले आओ। हे मोहना कृष्ण कन्हाई नटवर नागर आ जाओ। हे मोहना कृष्ण कन्हाई नटवर नागर आ जाओ। एक दूजे को लांछित करते दोनों ही अब नर नारी, मेरे अहम में जीते हैं।
रहे नहीं अब बलिहारी। अति जीवन में ऐसी आई, सबकी समझ बढ़ा जाओ। हे मोहना कृष्ण कन्हाई, नटवर नागर आ जाओ। हे मोहना कृष्ण कन्हाई, नटवर नागर आ जाओ। धरती उजड़ रही है सारी, पर वृक्ष काटना जारी है। घर है आलीशान बनाता, सांसों से मन भारी है। सभी भोग विलास में उलझे, सबको कदर सिखा जाओ। हे मोहना कृष्ण कन्हाई, नटवर नागर आ जाओ। हे मोहना कृष्ण कन्हाई, नटवर नागर आ जाओ। सत्ता जनता की कब सुनती, सब करती है मनमानी। दीन हीन की कभी न सोचे, सब रोते पी पी पानी। सदा देश पर सबका हक है, नेताओं को कह जाओ। हे मोहना कृष्ण कन्हाई, नटवर नागर आ जाओ। हे मोहना कृष्ण कन्हाई, नटवर नागर आ जाओ। सबको न्याय मिले धरती पर, वंचित कहीं न प्राणी हो। खुशहाली घर घर में आए, गीत गूंजती वाणी हो। पंछी की धुन मधुर मोहिनी, मोहन हमें सुना जाओ। हे मोहना कृष्ण कन्हाई, नटवर नागर आ जाओ। हे मोहना कृष्ण कन्हाई, नटवर नागर आ जाओ। नटवर नागर आ जाओ। धन्यवाद। बहुत सुंदर आशा जी। धन्यवाद अच्छी प्रस्तुति है आशा जी। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब सारिका जी इस क्रम का प्रस्तुतिकरण दे दीजिए, आप समीक्षा बाद में दीजिएगा, तो मैं आपको बुलाता हूँ। ठीक है। आती हैं जाती हैं, ये तो बहारों का काम है। क्या वो अब मेरी आवाज आ रही है? अरे हाँ ठीक है। वो ठीक मुझे है। लगा आवाज नहीं आ रही। ठीक है। अरे अब आ गया। हाँ जी। आती हैं जाती हैं, ये तो बहारों का काम है, मगर आपसे तो गुलशन का नाम है। मगर आपसे ही तो गुलशन का नाम है। जानने वाले ये नहीं जानते, जानने वाले ये नहीं जानते, आपसे ही सजा ये सुर का अंजाम है। आप आइए और अपना अपना प्रस्तुति दीजिए। आपका स्वागत है सारिका जी। धन्यवाद। स्वागत है। मैं अपनी एक लघु कथा सुनाने जा रही हूँ। छोटी सी लघु कथा है मेरी एक। स्वागत। हाँ जी। युद्ध। जैसे ही युद्ध आरंभ होने की खबर आई, स्टाफ रूम में चर्चा ने जोर पकड़ लिया। सब कहने लगे, पहलगांव की घटना के बाद यह ऑपरेशन सिंदूर बहुत जरूरी है। सब जोश में अपने अपने तर्क देते जा रहे थे। मैंने शिक्षा से पूछा, तू इतनी उदास क्यों है, कुछ बोलती क्यों नहीं? उसने नम आंखों से कहा, बड़े भैया कल ही कश्मीर के लिए रवाना हुए हैं, मैं चाहती हूं कि युद्ध हो ही नहीं। मेरी ये एक रचना। हाँ। गर्म पानी। आज मेरा जीना दूभर कर दिया रे तूने, जाने क्यों आज तेरे हाथ ही नहीं चल रहे। मालकिन चीख रही थी, लेकिन कमली का मन था कि देह के पिंजरे को छोड़कर
कि देह के पिंजरे को छोड़कर जल्दी अपने लाडले के पास पहुंच जाना चाहता था। उसके लाल को तेज बुखार था और वो परेशान थी। स्कूल भी आज वो नहीं गया था। आज मालकिन कहे जा रही थी कि सुन कमली, जा मेरे पोते के सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रख। और कमली की आंखों से गर्म पानी बह निकला। हाँ, गर्म पानी बह निकला। एक रचना अब बरती। आज फिर मजदूरी से लौटकर आटे का इंतजाम करके बच्चों के लिए रोटियां बनाई तो पड़ोसन ने झांक कर कहा, सुनवी, कल करवा चौथ है, बरती रहेगी तू तो कल। उसने बिना कोई उत्तर दिए अपने दोनों बच्चों के आगे 2-2 रोटियां परोसी और बची एक रोटी वापस रख दी। बच्चों ने माँ से खाने को कहा तो वो मौन रही। बच्चे सुबह नहा धोकर स्कूल चले गए, हर दिन की तरह। स्कूल जाकर स्कूल में मिलने वाला खाना, मिड डे मील, वो खा लेते थे। आज कमली का सुबह से सिर चकरा रहा था। उसने सोचा, यदि आज मजदूरी पर नहीं गई तो शाम को बच्चों के खाने का क्या होगा। उसने हिम्मत करके उठने का प्रयास किया और फिर निढाल होकर फिर से बैठ गई। पड़ोसन फिर से झांक कर बोली, आज पूजा के लिए मिट्टी का करवा ले आई क्या? तो वो इशारे से नहीं बोली। पड़ोसन वापस चली गई। तभी वो बिजली की तरह कटोरदान की तरफ बढ़ी और 2 मिर्चों के साथ उसने एक बची रोटी को जल्दी जल्दी खा लिया। खाकर बुदबुदाने लगी, जब मैं ही मेरे घर का मर्द हूँ, सबको पालती हूँ, तो काय का करवा और काय का करवा चौथ। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत बहुत खूब, सुंदर। बहुत खूब सारिका जी, बहुत बिल्कुल। संवेदनशीलता से परिपूर्ण, शानदार। बहुत सुंदर। धन्यवाद। चलिए, मैं एक मुक्तक देती हूँ। आगे का संचालन कमलेश जी संभालेंगे। जी धन्यवाद। और मेरे ख्याल से हम एक राउंड दोबारा कर सकते हैं सब लोग, अगर। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल करना ही है। 1 घंटा बचा है हमारे पास। सर से भी पूछ लो, सुनाने को। तो ईरा जी को हम पहले आमंत्रित करना चाहेंगे। ईरा जी आए और अपना रचना पाठ करें। आदरणीय ईरा जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मैं सुनाने जा रही हूँ कुछ छड़िकाएं। जी पहली स्वागत है। छड़िका का नाम है जीवन रहस्य। उत्थान पतन, तरंगित हृदय, सागर की लहरें, गति चंद्र सूर्य, चलायमान मन, रहस्य जीवन, जाना जिसने पाया मोक्ष उसी ने। दूसरी है लेखा जोखा। पुष्पित कली जब पुष्पमणि वेणी में सजी देव मस्तक पर चढ़ इतराकर श्रद्धा सुमन बनी। अगर वह इत्र बन सुवास फैला, खुशियां बिखेरी, मुरझाने पर गई कुचली भी, देखो खेल नियति का, सब है यही लेखा जोखा कर्मों का। एक छोटी सी और है। बहुत बढ़िया जी, स्वागत है। रोटी की भूख हावी हो जाती है। रोटी की भूख हावी हो जाती है जब तन की भूख पर अस्मत सस्ती और रोटी महंगी हो जाती है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी धन्यवाद। और सुनाओ या बस? नहीं सुनाइए। जी, 1 मिनट मेरा। कुछ हाइकू सुना दूं? जी जी। देखकर धोखा, देख रहा है मौका, लगाने चौका। वाह।
देती आकार बहती जलधार शिव शंकर। आदि अनंत निर्गुण निराकार परम ब्रह्म। निज आवास थल जल या नभ सबको प्यारा। घर को आए गुमराह पथिक संध्या काल। जीवन सांध्य बिछुड़े मनमीत हृदयाघात। रखते ध्यान कर्म फल प्रधान कर्माधिकारी। किंतु परंतु नगर की डगर घूमे घुमंतु। अजन्मा दुख लीले सबका सुख अतीत काल। निश्चल मन निर्द्वंद निराकार परमानंद। क्षणिका है ये जीवन का सत्य। तन से प्राण निकलते ही मन से निकल दूर हो जाते हैं कुछ लोग यूं। जैसे बिछुड़ शाख से पात उड़ जाता है अनजानी डगर। पर चल नई मंजिल की ओर। बहुत बढ़िया। तितली चंचल चुलबुली मंडराती इतराती फूल पत्ता डाल कली मुस्काती सबका हृदय लुभाती वो है सतरंगी प्यारी तितली। हद जंगली जीव रहता तभी तक स्वहद जब तक नहीं लांघता मानव उसकी हद। फसाना शाख से टूटे कुछ पत्तों के हर कोण से उगाते हैं नए पौधे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई फसाना छिपाने के बाद उजागर हो जाते हैं खोट गर्ज इंसानों के नए गुनाह। समय हो गया कि और सुनो मतलब। जी बहुत बहुत धन्यवाद हीरा जी आपका। आपने बहुत सुंदर क्षणिकाएं और सुनाई। आपका बहुत शुक्रिया। पटल के साहित्य साधकों को आदरणीय कर्मेश जी मेरा अभिवादन स्वीकार करें। पटल के सभी साथियों को मेरा अभिवादन। नमस्कार नमस्कार रमेश जी हमारे बीच में रमेश चंद द्विवेदी हल्द्वानी से उपस्थित हुए हैं। आपका स्वागत है। मैंने बहुत पहले ही स्वागत किया। आपने सुना? आपने सुना नहीं? मैंने अपनी उपस्थिति केवल दर्ज किया है और मैं आप लोगों में से कुछ लोगों की रचनाओं को सुना भी अनुसरण भी किया। आप कार्यक्रम को गतिमान रखें। मैं थोड़ी देर के लिए पटल पे और जी नहीं यदि आप थोड़ी देर के लिए तो थोड़ी देर का हम लोग पूरा सदुपयोग करना चाहेंगे और हम लोग चाहेंगे आशा जी मेरे ख्याल से मेरे कहे बगैर ही समझ रही हैं। हम लोग ये चाहेंगे कि आदरणीय रमेश जी अपनी एक रचना हम सबके सामने रखें। आदरणीय रमेश जी आपका स्वागत है। एक रचना लिखिए आप। क्या चाहिए? धन्यवाद आपको मौका देने के लिए। मैं चाहता भी था लेकिन मैं कह नहीं पाया। एक रचना सुना आप लोग। मैं चाहता भी था लेकिन कह नहीं पाया क्योंकि अपने आप को प्रस्तुत करना अच्छा नहीं समझता हूँ। परछाई एक शीर्षक से रचना है। आप लोग देखिए। कोई साथ न देता जग में देती है परछाई। कोई साथ न देता जग में देती है परछाई। सुबह दोपहर शाम ढल रही साथ निभाती आई। साथ साथ चलती है मेरे कभी नहीं शर्माई। कोई साथ न देता जग में देती है परछाई। ये सारछंद के ऊपर आधारित रचना है।
दूसरा वन देखिए आप लोग, लंबी होती इसकी छाया, छोटी भी हो जाती, मिट जाती है छाया गहरी, रजनी है जब आती। उठते ही बिस्तर से मेरे वह लेती अंगड़ाई, कोई साथ न देता जग में, देती है परछाई। आ जाती पाँव के नीचे, आ जाती पाँव के नीचे, दोपहरी जब होती, आगे पीछे चलती रहती, धीरज कभी न खोती। दूर कहीं कानों में मेरे, दूर कहीं कानों में मेरे, गूंज रही सहनाई, कोई साथ न देता जग में, देती है परछाई। अंतिम बंद के ऊपर आ रहा हूँ, रचना सुने आप लोग। रूप बदलती रंग बदलती, ऐसी होती छाया, चलती मेरे साथ हमेशा, देख रहा हूँ माया। मेरे जीवन की यह रेखा, मेरे जीवन की यह रेखा, सिमटी हुई समाई, कोई साथ न देता जग में, देती है परछाई। कोई साथ न देता जग में, देती है परछाई। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप लोगों का, आप लोगों ने अनुश्रवण किया। उम्दा रचना प्रस्तुति भी बहुत रमेश सुंदर। जी, आपने बहुत ही सुंदर रचना पाठ किया और एकदम हकीकत बयां करी कि परछाई चाहे कुछ भी हो, हर हाल में हमारा साथ देती है, और शायद वही एक ऐसी है जो हमेशा साथ देती है, चाहे समय अच्छा हो चाहे बुरा हो। बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। धन्यवाद और आभार पुनः आप लोगों का। और मैं अनुमति चाहूंगा आदरणीय संयोजक जी से, मैं थोड़ा सा अपने कामों की व्यस्तता की वजह से जाना चाहता हूँ, तो जी अनुमति जी चाहता जी हूँ। और धन्यवाद आप लोगों का, आभार फिर से एक बार। जी जी, बहुत 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 धन्यवाद। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और अब मैं चाहूंगा कि हम आदरणीय प्रोमिला जी की रचना का वो करें, स्वाद लें। इन्होंने पहले ही बहुत अच्छी रचना सुनाई थी एक, और मैं चाहूंगा, सरस्वती वंदनाएं बहुत सुंदर करी थी, तो इनके मधुर स्वर से एक रचना, आदरणीय प्रोमिला जी। प्रोमिला जी, आप अपना माइक ऑन कर लो। हाँ जी, मैं रखती हूँ बस अभी आपके सामने। समझ नहीं आ रहा कौन सी रखूं। यदि समझ नहीं आ रहा तो जो सबसे पहले सामने है वही रख दीजिए, हम तो यही करते हैं। प्यारी गौरैया। आवाज आप लोगों को आ रही है ना मेरी? शायद सुनी है, हाँ हाँ, आप आशा जी ने सुनी अरे है। आवाज। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। प्यारी गौरैया, तुम कहाँ चली गई नन्ही गौरैया? रोज फुदकती रहती थी घर के आंगन में, कटोरे में रखा पानी पीकर कैसा तृप्त हो जाती थी। दाना चुग्गा चुग कर नाच नाच उठती थी तुम, कभी मेरे कंधे पर तो कभी गोद में आ बैठती थी तुम। हवाई जहाज बन उड़कर आकाश में सैर कर वापस घर आ जाती थी तुम। पर अब कहाँ जा बसी हो तुम? शायद हमारा ही कसूर है, शायद हमारा ही कसूर है। प्रदूषित कर दिया हमने वातावरण को इतना, कर दिया दूभर जीना तुम्हारा। हाँ 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 हाँ, इसीलिए जाना पड़ा तुम्हें शहर यह छोड़कर।
पर तुम कहाँ जा बसी हो, यह तो बता दो। पर तुम कहाँ जा बसी हो, यह तो बता दो, ताकि हम ही आ सकें तुमसे मिलने, तुम्हें देखने। बताओ ना प्यारी गौरैया, कहाँ चली गई तुम? पता है तुम रूठी हो, पता है तुम रूठी हो, हम मना लाएंगे तुम्हें, बनाकर पहले जैसी फिजा, तुम्हारे लिए ओ प्यारी गौरैया, नन्ही सोन चिरैया, ओ प्यारी गौरैया, नन्ही सोन चिरैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बहुत सुंदर संदेश पर्यावरण से संबंधित। प्रमिला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कर्मेश जी। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और मैं चाहूंगा मधु जी दिल्ली से हमारे साथ हैं, वो अपनी रचना हम सबके समक्ष रखें। आदरणीय मधु जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय, मुझे आमंत्रित करने के लिए। पुनः आप सभी की उपस्थिति को नमन है। नई जिंदगी हमको लगने लगी है, नई जिंदगी हमको लगने लगी है, नए रंग में अब निखरने लगी है। नई जिंदगी हमको लगने लगी है, नए रंग में अब निखरने लगी है। बड़े बेहुनर आईने अब तलक थे, बड़े बेहुनर आईने अब तलक थे, मगर अब ये सूरत बदलने लगी है, मगर अब ये सूरत बदलने लगी है। नहीं रिश्ते नाते ना अपना पराया, नहीं रिश्ते नाते ना अपना पराया, फकीरी सी दिल में उतरने लगी है। नजर ने कही बात उनकी नजर से, नजर ने कही बात उनकी नजर से, मगर बात पहलू बदलने लगी है, मगर बात पहलू बदलने लगी है। मोहब्बत में होने लगी शायरी जब, मोहब्बत में होने लगी शायरी जब, शाही कलम की धड़कने लगी है। तबीयत हमारी रही ना हमारी, तबीयत हमारी रही ना हमारी, ये उनके इशारों पे चलने लगी है, ये उनके इशारों पे चलने लगी है। बहुत बढ़िया। मोहब्बत के बूटे पे आई जो कलियां, मोहब्बत के बूटे पे आई जो कलियां, फिजाओं में खुशबू निखरने लगी है, फिजाओं में खुशबू बिखरने लगी है। सकू दिल को आया मिटा बोझ सर से, सकू दिल को आया मिटा बोझ सर से, कि बच्चों की आपस में बनने लगी है। बड़े काम की अब ये दुनिया लगी है, बड़े काम की अब ये दुनिया लगी है, कि एक सख्त डाली लचकने लगी है, कि एक सख्त डाली लचकने लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत सुंदर रचना पाठ आदरणीय मधु जी का। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या एक वचन और सुना सकती हूँ सर? जी सुना दीजिए। मन का बर्तन, सांझ सवेरे मन का बर्तन मांझो जी, सांझ सवेरे मन का बर्तन मांझो जी, चमक उठेगा बनके दर्पण मांझो जी, चमक उठेगा बनके दर्पण मांझो जी। संकल्पों का जूना कर लो, संकल्पों का जूना कर लो, राख अहम की हाथ में धर लो, संकल्पों का जूना कर लो, राख अहम की हाथ में धर लो। मन भावों का सागर लेकर, मनोभाव की गागर लेकर, नीर नेह का उसमें भर लो। प्रेम की माटी देकर लीपन मांझो जी, प्रेम की माटी देकर लीपन मांझो जी, सांझ सवेरे मन का बर्तन मांझो जी। भर भर इसमें बैर कसैला, भर भर इसमें बैर कसैला, ये बर्तन कर डाला मैला, भर भर इसमें बैर कसैला, ये बर्तन कर डाला मैला। कालिक पोती द्वेष भाव की, कालिक पोती द्वेष भाव की, इस पर तेल क्रोध का फैला। हरि नाम की साबन लेकर मांझो जी, सांझ सवेरे मन का बर्तन मांझो जी। होए कृपा तो चमके न्यारी, होए कृपा तो चमके न्यारी, सब जग जाने लीला प्यारी। मंजे न मांझे मांझन हारी, हाथ लगा दो कुंज बिहारी,
मंजे न मांझे मांझनहारी, हाथ लगा दो कुंज बिहारी। खड़े हैं तुम्हारे मोहन मांझो जी, द्वार खड़े हैं मोहन मांझो जी। सांझ सवेरे मन का बर्तन मांझो जी, सांझ सवेरे मन का बर्तन मांझो जी। धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही सही संदेश आपका। धन्यवाद। अब इसके क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी वरिष्ठ साहित्यकारा विभा रानी जी से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी रचना प्रस्तुत करें। आदरणीय विभा रानी जी, पटना से स्वागत है। पुनः एक बार आप सभी का सादर अभिवादन और मंच को नमन, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंच संचालक महोदय कि आपने पुनः मुझको मौका दिया। मैं तो श्रोता में सुनने में जो आनंद आता है, सीखने का मौका आता है। बहुत बहुत आभार आप सभी का। लघु कथा ही, चूंकि वो पुस्तक लेकर बैठी हूँ तो उसी में से एक और लघु कथा आप लोगों के सामने। शीर्षक है निर्विष। बड़ी अम्मा आपको दादी बुला रही हैं। क्यों बुला रही है तेरी दादी? चल भाग। मैं तेरी बड़ी अम्मा नहीं हूँ, जाकर कह दे मैं नहीं आ रही हूँ। क्यों नहीं आएंगी जीजी? जरा अम्मा के बारे में सोचिए। कुछ दिनों के अंतराल में उन्होंने अपने दोनों बेटों को खो दिया। 2 बेटा और 1 बेटी, और पति के संग मालती देवी बेहद खुशहाल जीवन बिता रही थी। लेकिन हथेली पर रखा जलता कोयला सी अनुभूति का सच सबके सामने आ रहा था। छोटा बेटा मानसिक और कदकाठी में बेहद कमजोर पनप रहा था। समयानुसार बेटी की शादी हो गई थी। बड़ा बेटा नौकरी करने लगा, उसकी भी शादी हो गई। बड़ी बहू को देवर का संग पसंद नहीं था। ननद का मायके आना उचित नहीं लगता। अब एक ही मकान के 2 हिस्सों में 2 चूल्हे जलने लगे। कालांतर में छोटे बेटे की शादी एक पैर और 1 आंख वाली कन्या से हो गई। बड़ी बहू को अपने अलग हो जाने के फैसले पर बेहद खुशी होती, लेकिन कुढ़न में जलती भी रहती। छोटी बहू के बनाए खाने के प्रशंसकों की संख्या बढ़ती जा रही थी। उसके 4-6 सहयोगियों का परिवार भी पलने लगा था। अचानक हुई दुर्घटना ने पहले छोटे बेटे को तो कुछ दिनों के बाद बड़े बेटे को अपना ग्रास बना लिया। हमारा दुख एक बराबर है जीजी। इससे साझा लड़ने के लिए हम कंधा से कंधा मिला लेते हैं। प्रेम के संग साथ दबे पांव क्रांति को आ जाना हो ही जाता है। कहते हुए अनुरागी मालती देवी ने दोनों बहुओं को अपने अखबार में भर लिया। बहुत बहुत आभार आप लोगों का। धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद विभा जी, बहुत सुंदर आपने कहानी का पाठ किया। अच्छा, अब अगर सुधीर जी मुझे इजाजत दें, क्या कहते हैं वो, कोड ऑफ कंडक्ट में कोई गड़बड़ ना हो, तो मैं चाहूंगा कि सुधीर सिंह सुधाकर जी अपनी रचना हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। आदरणीय सुधीर सिंह सुधाकर जी, आइए, आपका स्वागत है। कोड ऑफ कंडक्ट तो नहीं है, लेकिन क्योंकि शुरुआत में ही ये कहा गया था कि मैं तो संस्था के प्रतिनिधि के रूप में उस चीज को यहाँ रखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, लेकिन चलिए आपने बुलाया है तो मैं उस चीज को स्वीकार करता हूँ। और एक छोटी सी रचना नहीं कहूँगा, आजकल थोड़ा नशा चढ़ा हुआ है नाटक का। तो आशा जी के निवास से जो शुरुआत हुई है नाटक का, वो अभी भी खुमार उसका है, तो कुछ न कुछ एक्स्ट्रा करने की ललक समझ लीजिए, या ये होता है कि चलो बहुत दिन हो गया, नाटक में भी रहना चाहिए आदमी को। तो मैं एक नाटक आप लोगों के सामने बहुत छोटा सा एक प्रस्तुत करता हूँ, और नए तौर तरीके से कि
जैसे कि नाटक के शुरुआत में एक नाटक का प्रमुख व्यक्ति आता है, नाटक के बारे में थोड़ा कुछ बताया जाता है, उसके बाद नाटक प्रारंभ होता है। तो इस नाटक में 3 पात्र हैं, एक बेटा, एक माँ और एक पिता। तो संवाद के जरिए आप नाटक का आनंद लीजिए। माँ चलो, तुमने बुलाया था, मैं आ गया। बताओ क्या कहना है। अरे बेटा, क्या कहूं। पिता ने पीछे से कहा कि तुम्हारी माँ से तुम्हें बात करना है, उससे पहले मुझसे बात कर लो। सुना है तुम पढ़ाई छोड़ना चाहते हो। बेटा, अगर पढ़ाई छोड़ दोगे तो जीवन में क्या हासिल होगा। यह कहते ही पिताजी कुछ देर के लिए चुप हो गए। मेरी सांसें बंद हो गई, लगा जैसे शून्य में आ गया हूं। जो विद्यालय में अध्यापक सुनाते थे वही चीज मुझे सुनने को मिल रहा है। तो क्या घर और विद्यालय में कोई अंतर नहीं है। घर में भी पिटाई हो जाती है, विद्यालय में भी पिटाई हो जाती है, तो क्या दोनों में कोई अंतर नहीं है। समझाते पिताजी भी हैं, समझाते अध्यापक भी हैं। क्या दोनों के समझाने में क्या कोई खास अंतर है। किसकी मानो। अगर पिता की मानो तो अध्यापक नाराज होता है, अध्यापक की मानो तो पिता नाराज होता है। ये बीच भंवर में जो जिंदगी कट रही है, विद्यालय से कॉलेज जाने की जो जद्दोजहद चल रही है, उसी में मैंने निर्णय लिया पिताजी कि मुझे आगे पढ़ना नहीं है, मुझे कुछ करना है। 18 साल का ही तो हूं, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि आपको कुछ मदद मिल जाएगी। मैं अगर कुछ कर सका आपके दिशा निर्देश पे, तो घर में 2 पैसे अलग से आएंगे। पिताजी ने तब भी समझाया था कि पढ़ाई जरूरी है। जिंदगी के किस डगर में कब ये पढ़ाई काम आएगी, न तुम्हें पता न मुझे पता। अगर आज तुम नहीं पढ़ोगे तो कल तुम्हारे पास एकमात्र यही कहना रहेगा कि पिताजी ने तो कहा था। अध्यापक से भी जाकर पूछ लेना, अपने क्लास टीचर से पूछ लेना। क्या अगर वो मना कर देते हैं कि नहीं अब नहीं पढ़ना है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम पढ़ाई छोड़ सकते हो। जब मैंने पिताजी से पूछा, चाचा जी ये बच्चे भी तो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उनको तो आपने कभी कुछ नहीं कहा। तो पिताजी ने समझाया था, तू मेरा जन्मा अपना बेटा है, मुझ पर तेरा और तेरा मुझ पर हक है। हम एक मित्र की तरह बात करके किसी समाधान पर पहुंच सकते हैं, लेकिन तेरे चाचा का जो बेटा है, मुझे डर लगता है कि मैंने उसे अगर कुछ कहा, समझाया, मना किया, कहीं वो मुझे ही ना डांट दे, मुझे ही ना डांट दे। इसलिए मैं चुप रहता हूँ, इसलिए मैं चुप रहता हूँ। मैं पिताजी की बात समझ गया था, पिताजी की बात समझ गया था। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर संदेश भी है इसमें छिपा हुआ, और आपने जिस ढंग से सुनाया वो भी बहुत सुंदर। बहुत सुंदर प्रस्तुति, सशक्त प्रस्तुति सुधीर जी, सुधाकर जी की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस कड़ी में हम आगे चलते हैं और आपका भी नंबर है, आपकी मैं आशा दिनकर जी से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी रचना हम सबके समक्ष रखें। आदरणीय आशा दिनकर जी। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं एक और क्षण सुनाती हूँ, सुनेगा। कैसे तुमसे प्यार न होता। निरख मोहिनी सुंदर सूरत, यह अनुपम श्रृंगार न होता। सौम्य सजीली नवल नवेली, कैसे तुमसे प्यार न होता। तुम यौवना सुरभित काया, तुम नाजुक कनक लता सी हो। चमक दमक में ढला नगीना, ऐसी गजब की रूप सी हो। रूप चांदनी नहीं बिखरती, इस दल का दीदार न होता। सुन सजीली नवल नवेली, कैसे तुमसे प्यार न होता। कजरादारे नैन करारे, लट कुंतल की मुख पर वह की। पल पल मस्तक को चूम रही हो, मुदित मुदित हो कर महकी। जो यौवन की मदिर न होती, मदिर मदिर संसार न होता। सौम्य सजीली नवल नवेली, कैसे तुमसे प्यार न होता। कंठ को किला के जैसा है, सब बोल मधुर वाणी के हैं। सुमनों से झरते बोलों से, नित सुख शोभित वाणी के हैं। मुखमंडल पर आभा झलके, बोलो क्यों इकरार न होता। सुन सजीली नवल नवेली, कैसे तुमसे प्यार न होता। अल्पों पलकों में कशिश भरी अति मधुमाती तरुणाई है। सागर सी गहरी आँखों की, ये चितवन लगे सवाई है। नजरों से नजरें उलझ गई, कैसे मधु संचार न होता। सुन सजीली नवल नवेली, कैसे तुमसे प्यार न होता। पहली बार कयामत देखी, सच दिल ही मेरा अटक गया। एक हसीना मन को भाई, बस दिल ही मेरा भटक गया। एक रूप सी परियों जैसी, तो कैसे अभिसार न होता। सुन सजीली नवल नवेली, कैसे तुमसे प्यार न होता। लगता मुझको ये बंधन अब जन्मों जन्मों का नाता है। वरना इस जग में बतलाओ, यूं कौन किसी को भाता है। बेबस होकर मन में माना, दिल में झनकार न होता। सौम्य सजीली नवल नवेली, कैसे तुमसे प्यार न होता। तुम सजीली नवल नवेली, कैसे तुमसे प्यार न होता। दिल में मूरत एक बसाई, पहाड़ बन जीवन में आई। तुमसे मन मधुबन लगता है, जग की सब खुशियाँ आई। तुमसा पहले कभी न देखा, फिर कैसे इकरार न होता। सौम्य सजीली नवल नवेली, कैसे तुमसे प्यार न होता। कैसे तुमसे प्यार न होता। तुमसे हुई तरंगित नदियाँ, ये कल कल नाद सुहाना है।
पर्वत की सुषमा है, तुमसे जुड़ने का नाद सुहाना है। और उमंग की तुम मलिका हो, फिर मन को स्वीकार न होता। तुम सजीवी नवन नवेली, कैसे तुमसे प्यार न होता। तुम सजीवी नवन नवेली, कैसे तुमसे प्यार न होता। कैसे तुमसे प्यार न होता। धन्यवाद। प्यार तो होना ही बहुत था। बहुत धन्यवाद। आशा जी, बहुत आप भी बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना है आशा जी। आपका, धन्यवाद। आपकी रचनाओं के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल से शायद कोई और रह नहीं गए हैं, सबको हमने आवाज दे दी है। अब आप रह गए, आप रह गए। उसके बाद बुलाइएगा सारी गर्दी को, अच्छा मैं रह गया। समीक्षा करेगी वो। बुलाऊं हाँ आपको? मैं रह गया, हाँ मैं रह गया हूँ, सही बात है। हम्म। तो मैं ऐसा करता हूँ कि अपने आप को खुद ही आवाज दे देता हूँ। चलो वो भी अच्छा है, नया एक्सपेरिमेंट। रमेश जी, मैंने पहले भी आपको बुलाया था, आपने सुना नहीं लगता है। अच्छा सॉरी सॉरी, मुझे पता नहीं चला। अच्छा मैं छोटी छोटी एक तो आपको कहानियां पहले रखता हूँ और एक उसके बाद छोटी सी ही कविता रखूंगा, ज्यादा वक्त आपको नहीं लूंगा। एक कहानी है, इसका शीर्षक है खराबी। मेरी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है, छोटे मोटे नुक्स ठीक कर देता हूँ। अक्सर लोग मोबाइल में गलती से कोई सेटिंग ऑन कर लेते हैं जिससे कहीं कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाता है और सेटिंग को दोबारा चालू कर देने पर इस समस्या का हल निकल जाता है। आज एक बुजुर्ग अपना मोबाइल लेके आए और बोले, ये मोबाइल देखना, लगता है इसमें कुछ खराबी आ गई है। मैंने कहा जी हाँ देखता हूँ, मगर मुझे उसमें कोई खराबी नजर नहीं आई। नया मोबाइल था, ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं हुआ था, बेसिक मॉडल था, कहते हैं सेटिंग में कुछ खास होने की संभावना भी बहुत कम थी। मैंने उन्हें वापस देते हुए कहा, अंकल जी आपका मोबाइल एकदम ठीक है। उन्होंने जवाब दिया, नहीं कुछ तो खराबी जरूर होगी, एक बार फिर ठीक से देख लो। मैंने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, नहीं अंकल जी एकदम ठीक है। उस बुजुर्ग से झूठ मूठ के पैसे लेना मुझे नागवार लग रहा था। आखिर मैंने उनसे पूछा, आपको क्यों लग रहा है इसमें कुछ खराबी है? उन्होंने कहा, अगर ये सही में ठीक है तो मेरे पास सभी लोगों के फोन आते हैं, मेरे बेटे का ही फोन नहीं आता। धन्यवाद और थैंक यू। इसी तरह एक और छोटी सी कहानी है, इसका शीर्षक है तरक्की। मैं और मेरा दोस्त घर के सामने कुर्सी डालकर बैठे हुए थे। शाम का वक्त था, चाय नाश्ते के साथ बातचीत का दौर भी जारी था। हम अपनी बातों में इस तरह मशगूल थे कि हमने ध्यान ही नहीं दिया एक भीख मांगने वाला फकीर जाने कब से हमारी बातें सुन रहा था। इतने में मेरे दोस्त ने कहा, तुझे पता है हमारे देश ने कितनी तरक्की कर ली है? हमारे वैज्ञानिकों ने तो कमाल ही कर दिया। अमेरिका को चांद पर पहुंचे हुए जमाना बीत गया, फिर भी हमारे वैज्ञानिकों ने सारी दुनिया को इस बारे में बताया कि चांद पर पानी मिला है। ये सुनते ही उस फकीर ने अचानक पूछ लिया, साहब क्या वहां रोटी भी मिली है? साहब क्या रोटी भी मिली है? धन्यवाद। ये तो छोटी छोटी कहानियां, मतलब लघु कथाएं थी। और एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ और आदरणीय अध्यक्षा महोदय से गुजारिश करूंगा, एक मैंने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जो मैंने हिंदी में पढ़ा नहीं है, तो आप उस शब्द पे भी जरा गौर फरमाएं। ये कहानी है, कहानी क्या, ये आत्मकथा है, 2 पेज की है, छोटी सी मुर्दे की आत्मकथा। मैं अभी अभी मुर्दा हुआ हूँ। आसपास के लोगों के मुंह से सुन रहा हूँ कि मेरी जिंदगी, मेरा वजूद केवल 2 दिनों का है, अर्थात मुझे सिर्फ 2 दिनों का मुर्दत्व प्राप्त हुआ है। सारिका जी, मुर्दत्व मैंने कभी पढ़ा नहीं है। अर्थात मुझे सिर्फ 2 दिनों का मुर्दत्व प्राप्त हुआ है। मैंने चाहा पूछूं किसी से, 2 दिनों का क्यों?
क्यों नहीं आज ही इस मुर्दत से छुटकारा दिला देते। मगर अफसोस मेरी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा है और मैं तो उनकी सारी बातें साफ साफ सुन रहा हूं। पता चला एक जीवित व्यक्ति दूसरे शहर में रहता है जो किसी भी हाल में शाम से पहले नहीं आ सकता। एक और व्यक्ति 7 समंदर पार रहता है, वो भी कल रात तक ही आ सकता है। जब वो दोनों इकट्ठा होंगे तभी मुझे मुर्दत से मुक्ति मिलेगी। उफ, क्या मुसीबत है। 2 दिन और 2 रात मुझे इंतजार करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इतना समय तो काटना ही पड़ेगा। अब मेरे साथ क्या होता है? इन दो दिनों मुझे बर्फ की सिल्लियों में दबाकर रखा गया। कमाल की बात यह है, मुझे इस ठंड के मौसम में भी सर्दी जुकाम कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि ठंडक का कोई एहसास ही नहीं हुआ। मेरे सिर के पास 5-7 अगरबत्तियां भी जलती जा रही थी, पर मुझे गंध भी महसूस नहीं हो रही थी। अचानक एक आवाज आई, अगरबत्ती खत्म हो रही है और जला दो वरना बदबू आने लगेगी। कोई फुसफुसा कर किसी से कह रहा था। दोनों दिन और दोनों रात पूरे समय मेरे सिर के पास 5-7 अगरबत्तियां जलती रही। दूसरे दिन रात में वो 2 व्यक्ति मुझे दिखाई देने लगे। कौन है वो? बड़ी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा याद आया। जब ये छोटे थे तब मेरे साथ मेरे घर में रहते थे। एक दिन अचानक से जब बड़े हो गए तो एक एक करके मुझे छोड़कर चले गए। खैर, तीसरे दिन सुबह सुबह उन दोनों ने मुझे पता नहीं क्यों नहला दिया। मैं लेटा ही रहा और उसी हाल में मुझे दोनों ने नए साफ कपड़ों में लपेट दिया। पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब मैं मुर्दा नहीं था तब इन दोनों ने कभी मुझसे नहीं पूछा, कभी मेरे लिए कपड़े नहीं लाए। अब पता नहीं क्यों लेकर आ गए। अब तो मैं खुशी और गम की सरहदों से पार जा चुका था। उसके बाद उन दोनों ने मुझे कुछ और लोगों की सहायता से 2 बांसों के बीच में मजबूती से बांध दिया। मुझे बहुत हंसी आई। अरे मैं कहीं भागा थोड़ी जा रहा हूँ। पर मैं किसी से क्या कहता? मेरी कही बात उन तक तब भी नहीं पहुंच पाती थी जब मैं जिंदा था। अब तो मैं मुर्दा बन गया हूँ, अब क्या खाक पहुंचेगी? बहरहाल अच्छे से बांधकर वो दोनों मुझे अपने और साथियों के साथ उठाकर एक जानी पहचानी जगह ले गए। यही वो जगह है जहां मेरी इस जिंदगी की इंतहा होने वाली है, जहां मुझे अपने मुर्दत से आजादी मिलने वाली है। बस फिर क्या था, पहले दोनों ने मुझे बांसों से खोलकर आजादी दिलाई, फिर पास ही जमीन पर लिटा दिया। मेरे चारों ओर लकड़ियां रखकर उन दोनों ने उनमें आग लगा दी। मैं अब भी खामोश था। बर्फ की सिल्लियों की ठंडक की तरह इस आग की तपिश का भी मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था। और आखिर में वो घड़ी आ ही गई जिसका मैं 2 दिनों से इंतजार कर रहा था। उन दोनों में से एक ने बांस से मेरे सिर पर भरपूर वार किया। मेरे खोपड़ी के 2 टुकड़े हो गए और मुझे मुर्दत से मुक्ति मिल गई। धन्यवाद। वाह वाह वाह, क्या बात है। इतना भयानक, बाप रे। हम तो बिल्कुल शुक्रिया। इतना लीन हो गए थे आपको सुनने में, कहीं और ध्यान नहीं जा रहा था। बहुत सुंदर अरे आपने बहुत कहानी रची है, बहुत सुंदर। अरे बहुत अब क्या होगा? नहीं, अब क्या बहुत बहुत होगा? धन्यवाद अगले दिन क्या होगा? पता नहीं। आपका कहने का ढंग भी बहुत अच्छा, सुंदर और लिखना का भी। अच्छा, अभी एक और खास बात है, सबको पता है अब क्या होगा। इन स्पाइट ऑफ दैट आप सुन रहे हैं, ये बात है, सबको पता है क्या होता है। उसके बावजूद आपने जैसा कहा कि हम सुन रहे थे, तो मैं आप लोगों का बेहद शुक्रगुजार। नहीं, कर्मेश जी सुन इसलिए रहे थे ना कि आपने शुरुआत जो विस्फोट किया
ये मुर्गे की आत्मकथा है। हाँ, उस मुर्गे की आत्मकथा में निचोड़ यही है कि जब भी कोई कहानी इस तरह से पढ़ी और सुनाई जाती है तो रोचकता अगर होती है तो पाठक चुपचाप सुनता है, और जब पाठक चुपचाप सुनता है तो इसकी मतलब कि भाई उस रचना में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा निकल के आया जिसको सुन रहा है वो। इसलिए ये खामोशी में भी कुछ अलग सा चीज था। चलिए, बहुत अच्छी रचना। चलिए, आप सबने इतना प्यार दिया रचना को, आपने डाली, अच्छी बात है। जी जी, आप सबका धन्यवाद। और मेरे ख्याल से अभी वक्त है तो मैं एक छोटी सी रचना भी रखता हूँ। ठीक, रख डालिए साहब। हाँ, रखिए, स्वागत है। जिंदगी में मेरी ऐसा पल भी आया है, जिंदगी में मेरी ऐसा पल भी आया है, जो लिया नहीं वो कर्ज भी लौटाया है। धन्यवाद। जिंदगी में मेरी ऐसा पल भी आया है, जो लिया नहीं वो कर्ज भी लौटाया है। मुमकिन न था जब जीत पाना मुझसे, मुमकिन न था जब जीत पाना मुझसे, करके मुझसे इश्क मुझको हराया है, करके मुझसे इश्क मुझको हराया है। और तुम हो मुखातिब तो रोशन है दुनिया, तुम हो मुखातिब तो रोशन है दुनिया, बादलों ने बेवजह चांद को छुपाया है, बादलों ने बेवजह चांद को छुपाया है। और लौटे जिस दर से लेके शिकस्ता दिल, लौटे जिस दर से लेके शिकस्ता दिल, जख्मों का इलाज भी वहीं कराया है, जख्मों का इलाज भी वहीं कराया है। और देखे जब दैर हरम ओ कलीसा हमने, देखे जब दैर हरम कलीसा हमने, उनका फर्क हमें समझ नहीं आया है, उनका फर्क हमें समझ नहीं आया है। सभी है काशाना एक ही मालिक के, सभी है काशाना एक ही मालिक के, मेरे दिल में यही ख्याल आया है, मेरे दिल में यही ख्याल आया है। दोज़ख और बहिश्त दोनों ही है ज़मीं पर, दोज़ख और बहिश्त दोनों ही है ज़मीं पर, शेखो वाइज ने यूं ही भटकाया है, शेखो वाइज ने यूं ही भटकाया है। और ये अलग सी लाइन है, बड़ी हल्की फुल्की सी थी जिंदगी, बड़ी हल्की फुल्की थी जब तक पिता ने इसका बोझ उठाया है, जब तक पिता ने इसका बोझ उठाया है। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही सही कहा आपने। मेरे ख्याल से अब हल्की फुल्की सी जिंदगी तभी तक लगती है जब तक पिता बोझ उठाते हैं। सही कहा बिल्कुल आपने। बिल्कुल 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 हकीकत है। मतलब एक जगह कहीं मैंने पढ़ा था, बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन थी कि शौक अपने माँ बाप के पैसों से पूरे होते हैं, अपने कमाए पैसों से जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। तो ये तो हकीकत है कि जिंदगी तभी तक हल्की फुल्की है जब तक माँ बाप का साया है, साथ है। अब इसके बाद मेरे ख्याल से हम कार्यक्रम की अंतिम चरण की तरफ चलते हैं, और इसमें मैं चाहूँगा हमारी अध्यक्षा महोदया सारिका जी अपना रचना पाठ भी रखें और अध्यक्षोद्बोधन भी रखें पूरे कार्यक्रम पे। इन्होंने, मैं जानता हूँ इन्होंने सारे नोट्स बनाए हैं, मैं जानता हूँ, इनकी आदत से मैं वाकिफ हो चुका हूँ। तो आइए आदरणीय सारिका जी, आपका स्वागत है। आदरणीय सारिका जी। कृपया माइक ऑन कर लें सारिका जी, आपका माइक ऑफ है। ऑन, अब मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज आपकी। जी जी, मेरी एक रचना, मेरी रचना एक पढ़ने जा रही हूँ मैं।
कल ही एक ऐसा वाकया हुआ कि एक सज्जन ने बताया, वो अपनी नातिन को लेकर गए थे और उससे कहा कि तुम चोटियां नहीं बना रही। तो मैंने लिखा है, कहा करती थी पुरखिने, हाँ कहा करती थी पुरखिने, बांध लो चुटिया कसकर। हाँ कहा करती थी पुरखिने कि बांध लो चुटिया कसकर, क्या हिला दोगी दुनिया ज्यादा जोर से हंसकर। क्या हिला दोगी दुनिया ज्यादा जोर से हंसकर। अब जीवन की दोपहर में एहसास हो रहा है, अब जीवन की दोपहर में एहसास हो रहा है कि जीने दो इन्हें खुलकर। हाँ जीने दो इन्हें खुलकर, चुटिया कसने की भी जरूरत नहीं। हाँ चुटिया कसने की भी जरूरत नहीं। चाहे तो 2 पोनीटेल ही कस लें, और ना चाहे तो खुलने दो हवाओं में, लहराने दो हवाओं में। हाँ खुलने दो हवाओं में, लहराने दो हवाओं में, कि जीवन को पंख दो। हाँ जीवन को पंख दो, लेकिन हाँ साथ में डंक भी दो। लेकिन हाँ साथ में डंक भी दो कि चोट करे कोई तो उस डंक से काम तमाम भी करने दो। हाँ उस डंक से काम तमाम भी करने दो। जीवन है। हाँ जोर से मत बोलो, जोर से मत हंसो। दूसरे घर जाएगी तो क्या करेगी। मैं भी अपनी नानी से सुनती आई थी ये बातें। हाँ मैं भी अपनी नानी से सुनती आई थी ये बातें, पर अब लगता है इस घर उस घर सब घर अपने ही हैं और कोई भी घर अपना नहीं। हाँ सब घर अपने ही हैं और कोई भी घर अपना नहीं। हाँ बेटियाओं पंख पसार लो, पर ध्यान रखना एक बात मेरी। हाँ पंख पसार लो, पर ध्यान रखना एक बात मेरी। पैर जमीन पर टिकाए ही रखना। हाँ पैर जमीन पर टिकाए ही रखना। उड़ आना आसमान की बुलंदियों में, उड़ आना आसमान की बुलंदियों में, पर मिट्टी की महक सजाए ही रखना। हाँ मिट्टी की महक सजाए ही रखना। ये मेरी एक छोटी सी कविता थी, और एक दो लघु कथा है मेरी। एक है फूल बेचता फूल। मैडम जी फूल ले लो ना, अरे मैडम जी फूल ले लो ना। लरजती कुनमुनाती सी उस अनुनय भरी आवाज सुनकर मैंने कहा, जरूरत नहीं है बेटा। तो व्याकुल होकर वो बच्चा बोला, मैडम जी अपने बच्चों को गिफ्ट कर देना ना आप। मैं मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है बेटा लाओ। वो बोला, मैडम जी एक ही बुके बचा था, लेकिन मेरी जेब में एक गुलाब भी है, ये भी आप रख लें। मैंने कहा लो पैसे, और वो मुस्कुराता हुआ कूदता हुआ कुचाले भरता हुआ तेजी से लौट गया। और मैं फूल बेचते उस फूल को मुस्कान की महक के साथ जाते देख रही थी। हाँ उस फूल बेचते फूल। वाह वाह शानदार। एक और मेरी लघु कथा है बिजू का। धन्यवाद। बिजू का। बूढ़े दादा अपने कमरे से निकलकर बरामदे में खांसते हुए कुर्सी पर बैठ गए। बहुरानी भीतर रोटी बना रही थी और अपनी माँ से फोन पर बात करते हुए कह रही थी, माँ आजकल हमारे इलाके में बहुत चोरियां हो रही हैं दिन दहाड़े। मुझे तो बहुत डर लगता है। ये और बच्चे तो सुबह ही निकला है। मुझे किसी अजनबी से चिंता बिल्कुल नहीं होती। बूढ़े दादा मुस्कुराकर मन ही मन सोचने लगे कि मैं 2 जनों को भी नहीं रोक सकता, पर खेतों में खड़े बिजू का सा डरा तो सकता ही हूँ। हाँ
खेतों में खड़े बिजू सा डरा तो सकता ही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप वाह वाह, बहुत मुझे सुना। खूब सारिका जी, कमाल, लाजवाब। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने मुझे सुना और सराहना की। और अब सुधीर जी, कर्मेश जी, क्या आदेश है? आपको क्या आदेश देना, आप तो अध्यक्ष पद पर हैं, तो आपको क्या आदेश देना? आपको आदेश देने का मतलब ही नहीं। अच्छा, आप आदेश देंगे, ऐसी की बात है। बस आपसे गुजारिश है, अध्यक्ष उद्बोधन आप। ठीक है। मैं प्रॉब्लम है, मैं सारा सुन रही थी। और ये सबसे पहले जो प्रथम सत्र के बारे में मैं बात करूंगी, प्रमिला कौशिक जी की सरस्वती वंदना के साथ माँ सरस्वती की हमने आराधना की और बहुत ही मधुर स्वर थे मैम आपके। और माँ वीणा वादिनी तो प्रसन्न हुई ही, और मैं खुद मानती हूँ ये 2 घंटे मेरे लिए बहुत ही समृद्ध बीते हैं। और बहुत सुंदर आपने रचना पाठ भी किया, उस पर हम आगे बात करेंगे। और प्रथम सत्र का जो संचालन किया वो हमारी आशा दिनकर जी ने किया था। बहुत ही सुगठित संचालन आपने किया, और वैसा ही संचालन कर्मेश जी ने भी द्वितीय सत्र में किया। दोनों का संचालन बहुत उम्दा रहा और हम सभी को बांधे रखा आपने। अब मैं बात करती हूँ सबसे पहले, धन्यवाद जी, सबसे पहले ईरा जौहरी जी ने बहुत सुंदर रचना सुनाई। भाव बहुत सुंदर थे, शिल्प बहुत सुंदर था और संदेश देती हुई आपकी रचना थी। और मैं पहले सत्र की बात पहले कर रही हूँ, फिर मैं द्वितीय सत्र पर आऊंगी। कर्मेश जी ने दूसरे नंबर पर जो लघु कथा सुनाई, ईमानदारी पर जो आधारित थी, और पार्किंग संबंधी अराजकता जिस तरह से आपने उकेरी, वो बहुत अच्छी तरह से बात कही गई। मतलब वो जो कहन होता है लघु कथा का, वो संक्षिप्त में आपने पाठकों और श्रोताओं तक आपने समझाया, वो पहुंचा। वो प्रमिला कौशिक जी ने सैनिकों पर आधारित बहुत सुंदर रचना सुनाई प्रथम सत्र में। और वास्तव में सैनिक तो प्रदर्शित हो रहा था प्रमिला जी, जहां मैं देख रही थी कि जहां सरस्वती वंदना एक बहुत ही मधुर स्वर में आप सुना रही थी, लेकिन जब आप सैनिकों पर रचना सुना रही थी तो वीरत्व, जो वीरता का भाव है, वीर रस जिसे हम कहते हैं नवरस में, तो वो वीर रस पूरी तरह से यहाँ प्रकट हुआ था। अब तो शानदार थे ही। और मैं बात करती हूँ विभा रानी श्रीवास्तव जी। पहले तो आपने हम सभी को हंसा ही दिया कि भाई मुझे एक रोटी खाकर आने दो, तो भैया रोटी पर ही दुनिया चल रही है। तो आपका ये मैं जज्बे को प्रणाम करती हूँ, ये बहुत अच्छी बात है कि भाई पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ये जीवन का सार है जिसे हम लोग नकार देते हैं, हम भूल जाते हैं, हम लगे रहते हैं, और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। विभा जी, और ये जज्बा आप बिल्कुल कायम रखिएगा ये। और गणेश जी, शिव जी, विभा जी, मैं आपकी रचना पर बात करूं, इतनी अच्छी तरह आपने रचना सुनाई। गणेश जी, शिव जी, माँ पार्वती जी के माध्यम से आपने जो, वो बहुत अच्छी थी। और आपने जो कथनी और करनी की अवधारणा को जो जीवंत किया अपनी बात में, वो कहने का तरीका मुझे बहुत मधुर और बहुत सशक्त लगा। बहुत अच्छा विभा जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आभार आपका। आशा दिनकर जी, हाँ धन्यवाद। श्रीमती आशा दिनकर जी, आपके प्रथम सत्र में हे मोहना कृष्ण मुरारी नटखट नागर आ जाओ, आपने उन्हें बुलाकर उनसे जो शिकायतें की हैं, भाई वो जो भगवान कृष्ण से जो आपने शिकायत की है, इतनी अच्छी तरह समसामयिक, केवल एक तो होता है व्यक्ति का अपना दुख, एक होता है जो पूरा सार्वभौमिक दुख है, उस दुख से आपने वार्तालाप किया और इस सशक्तता से वार्तालाप किया कि जैसे भगवान जी सुन रहे हैं पूरी तरह से, है ना, कि जैसे सामने बैठकर हम बात करते हैं ना,
अपने बड़े से, उस तरह से आपने वो गायन किया, अभ्यास की थोड़ी कमी होगी। वो थोड़ा देखिए, जहाँ सुर ताल से ज्यादा महत्वपूर्ण था भाव, और वो भाव बड़ा अच्छा था। समसामयिक समस्या को आपने निवारण के लिए उनका आह्वान किया, ये एक अच्छी पद्धति और बहुत अच्छी बात आपने कही थी। अब 1 मिनट, मैं द्वितीय सत्र की बात करती हूँ। प्रथम सत्र में शायद सुधीर जी ने नहीं बोला था, सही हूं ना मैं? हाँ, नहीं बोला था, नहीं बोला था। ठीक है। द्वितीय, हाँ जी, क्योंकि मैं द्वितीय सत्र, जैसा कि मैंने कहा, कर्मेश सिन्हा तन्हा जी के संचालन में हुआ, बहुत सफल हुआ। और बात शुरू करते हैं इरा जौहरी जी के, जो वो था एक, इसमें रह गया है शायद, मधु जी का कोई, हम इसमें बात कर लेंगे द्वितीय सत्र में। तो इसमें कर्मों का लेखा जोखा, वो इस तरह से सारी आपने तुकबंदियां की, और सारी चीजें जो शब्द और उनके विपरीतार्थ वो बड़े अच्छी तरह से आपने पहुंचाए, और सीधे समझ आ रहा था कि क्या लेखा जोखा चल रहा है और आप क्या कहना चाह रही हैं। वो बहुत अच्छा था। आपने जो रोटी की भूख वाली बात कही, रोटी की भूख और तन की अस्मत, जो तुलना की है वो भी बहुत अच्छी की है। और तो इंसान जूझता ही है, साथ में वो अपनी इज्जत के लिए जीता है। और वो सही भी है, एक रोटी कम व्यक्ति खा ले, लेकिन इज्जत भरपूर मिलनी चाहिए जीवन में, तो उसका सफल है जीवन। बहुत अच्छा आपने बोला। हाइकू जो सुनाया आपने, तितली, हद, फसाना, बहुत ही सुंदर। हाइकू के जो वो पूरे टेक्निक थी, जो तकनीक है उसकी, वो 3 लाइन और वो सारी आप पूरी खरी उतरी है उस पर। बहुत सुंदर सी रचनाएं आपने सुनाई, बहुत बहुत अच्छा लगा इरा जी। अच्छा, एक मैं सुधीर जी से, वो अपनी सुनाकर चले गए, तो अब ठीक है, जो व्यक्ति अपनी सुनाकर गए हैं, लेकिन बहुत अच्छी रचना उन्होंने सुनाई। कोशिश करें कि हम इतने व्यस्त ना हों कि हम अपना कहते चलते बने। आज यही विभीषिका है सबसे बड़ी, व्यक्ति दूसरों की नहीं सुनता, वो सिर्फ अपनी कहकर आगे बढ़ जाता है। यही हमारे आज की पीढ़ी कर रही है, वो सुनना भूल गए, वो कहना ही जानते हैं। तो ये हम लोगों में होना चाहिए कि दूसरों की भी हम सुनकर जाएं, है ना? तो ठीक है। श्री रमेश चंद्र जी ने एक परछाई की महत्ता बताई, बहुत सुंदर सुंदर लय के साथ उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। बंद की जो तुकबंदी थी वो बहुत अच्छी थी, परछाई, शहनाई, तन्हाई बहुत अच्छी थी। तो यही बात है, और अच्छी प्रस्तुति थी उनकी। अब दूसरे सत्र में प्रमिला कौशिक जी ने प्यारी गौरैया, भाई बहुत ही सुंदर। गौरैया जैसे दिल्ली का तो वो एक राष्ट्रीय पक्षी ही है वो, और बड़ी प्यारी लगती है गौरैया। गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। उस गौरैया के माध्यम से जो जीवन के नए नए तथ्य आपने उजागर किए वो बहुत अच्छे थे। इतने सुंदर उपमेय उपमान के साथ आपने रचना रखी, मुझे बहुत सुंदर लगी, और उसका जो संदेश था वो सीधे मेरे हृदय पर पहुंच लगा। बहुत बहुत आभार आपका। मधु अरोड़ा जी। हाँ जी, बहुत बहुत अच्छा, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मधु, सारिका जी। धन्यवाद आपका भी। मैं अब है इसमें अगली जो रचनाकार हैं, मैं आपको यहीं से आपकी रचना के आधार पर बता रही हूँ। आप गृह कार्य में बड़ी कुशल हैं, आप बहुत कुशल गृहिणी हैं, मैं यहीं से कह रही हूँ। क्योंकि व्यक्ति ने बर्तनों के प्रक्षालन पे, मतलब क्या उपमान दिए हैं बर्तनों के मांजने पे, कि द्वेष भाव की कालिख हम दूर कर दें, कर्मों का जूना बना लें, भाई क्या बात है। और मनोभाव की अगर प्रेम की माटी, है ना, और सद्भावों का जल, और अंत में जो आपने बात कही 2 पंक्तियों में, वो तो मतलब हृदय को छू गई हमारे,
कि मजे न मांझे मांझन हारी, थाम लो हमें कृष्ण मुरारी। भाई मतलब अब तुम ही ये सब बर्तन, ये देह रूपी जो भांडा है, जो कबीर भी कहते हैं कुबुद्धि का भांडा फूटा, ये तो एक घट है, जिस घट को जब तक भर रहा है, बूंद बूंद भर रहा है, जिस दिन फूट जाएगा वो फोड़ देगा। तो ये बड़ा अच्छे से आपने अंत में जो समर्पित कर दिया है कृष्ण मुरारी को, सारी चीजें वो बड़ी अच्छी है। और मैं सोच नहीं सकती कि मतलब बर्तनों के मांजने में भी इतना अच्छा दार्शनिक लहजा कोई अपना सकता है। तो बहुत सुंदर मधु जी, पूरा कुशल गृहिणित्व आप का दिख रहा था इसमें। अब मैं बात करती हूँ विभा रानी श्रीवास्तव जी की, बड़ी अम्मा के माध्यम से, और जो आपने जो सुनाई जो कथा बहुत ही मन को छुई। और देखिए जो छोटी बहू, बड़ी बहू, बड़ी मतलब ये जो संयुक्त परिवार की जो झलक दिखाई दी उसमें, वो बड़ी मधुर थी, वो बड़ी मीठी यादों में हमें ले गई। एक घर के चूल्हे का जो विभाजन का दर्द है वो उस लघु कथा में हर शब्द में झलक रहा था। और जो घर टूटने की त्रासदी है, जो बुजुर्गों को जो संताप होता है घर टूटने, हर पंक्ति में वो दर्द उजागर हुआ, जो आपकी लेखन की सफलता है। बहुत सुंदर आपने पढ़ा, बहुत अच्छे विषय पर आपने पढ़ा। अब हम बात करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद विभा जी। अब आते हैं हम सुधीर सिंह सुधाकर जी की रचना, जो एकांकी आपने पढ़ी। आजकल एकांकी का सभा में एकांकी सुनाई थी, मुझे ये एकांकी बहुत अच्छी लगी। और वही बात है, एक अंक में समाप्त हो जाए वो एकांकी, एक से ज्यादा अंक है तो वो नाटक की श्रेणी में चली गई। आपने इस एकांकी की परिभाषा का पूर्ण निर्वहन किया, पूरी बड़ी अच्छी तरह से आपने इसको गूंथा और इसको प्रस्तुत किया। इस बहुत गहरी और भावपूर्ण संदेश देने वाली एकांकी रही है। एक पिता की सीख एक माँ की होती है ना, लेकिन जीवन और संसार के जब वो थपेड़े खाता है तब वो वही सीखें मानता है, और उन्हीं सीखों के सहारे ही वो दुनिया की जंग जीतता है। तो ये बहुत सुंदर आपने एकांकी को पढ़ा, और उसमें जो संदेश दिया, पिता का जो एक मतलब सशक्त चरित्र उजागर हुआ उस इतनी सी एकांकी में, वो बहुत अच्छा, बहुत प्रशंसनीय रहा। और बहुत अच्छी एकांकी का पाठन आपने किया सुधीर जी, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप, धन्यवाद। अब दूसरे सत्र में यहाँ पर ये कर्मेश जी ने एक तो मोबाइल रिपेयरिंग वाली जो बात कही है, पीड़ा है ना, कि बुजुर्गों से बात करने का और बच्चों से बात करने का, युवा पीढ़ी या जो माता पिता वाली पीढ़ी हो गई है ना, जो बीच वाली है, वो बड़ी गहन व्यस्त है, जिनमें हम भी शामिल हैं। ये कमी है, समय ही नहीं होता ना बड़ों की सुनने का ना छोटों की सुनने का। लेकिन जब रुक कर सुन लिया जाता है तो परिवार में एक बहुत बड़ी बात है, सबको सीखनी चाहिए कि वार्तालाप रहना चाहिए, बड़ों से भी और बच्चों से भी। क्योंकि अपनी उम्र के साथ लोगों के साथ हम पूरा अपना जीवन दिन बिताते हैं, लेकिन अपने घर के बुजुर्गों पर भी ध्यान देना चाहिए और अपने बच्चों पर तो देना ही चाहिए, वो तो जिम्मेदारी है ही। बहुत अच्छी बात कही। तरक्की लघु कथा में आपने जो एक जो भिखारी था, जब वो बोल रहा है कि चांद पर पानी मिल गया तो वही रोटी भी मिलेगी, ये हमारे क्या बोले देश की एक बहुत बड़ी समस्या ही है ना, जो बात कही आपने। अच्छा, मुर्दे की आत्मकथा, वो तो आपने पहले ही एक जिज्ञासा प्रश्न चिन्ह लगा दिया, और मुर्दत्व आपने नया शब्द प्रयोग किया ही है। शीर्षक की बहुत जो है
कौतूहल होता है शीर्षक में, वो था जैसा कि सुधीर जी ने बोल रहे थे, है ना, कि वो घर वाले जिनके लिए व्यक्ति प्रिय होता है उसके लिए वो मिट्टी बन जाता है, और फिर वही आकर नहाते हैं, धोते हैं, उसको छू के फिर अपने आप को शुद्ध करते हैं। तो ये जीवन की अंतिम परिणति यही है ना, जिसमें ये युगों से यही चलती आ रही है और आगे भी यही चलती आएगी। पर ये शमशान वैराग्य जो तब हमें जीवन की सच्चाई पता लगती है, लेकिन वो कुछ देर की होती है। जब हम मुर्दे के बारे में सुन रहे थे, वो शमशानी वैराग्य हमारे मनो मस्तिष्क पे छा रहा था, लेकिन जब हम संसार में जाएंगे हम भूल जाते हैं कि सबको ही जाना है, और फिर भी वही द्वंद्व, वही लड़ाई, वही झगड़े, वही सब चीजें होती हैं। तो आपने बहुत अच्छी रचनाओं का पाठ किया, और ये और ज्यादा अच्छी मुझे लगी आशा दिनकर आस जी की ये रचना एक तो विषय इतना प्यारा, प्यार, और उसका शीर्षक इतना मधुर, कैसे तुमसे प्यार ना होता। मतलब वो तो चैलेंज कर रही है, चुनौती दे रही है कि बताओ तुमसे प्यार होता कैसे नहीं, है ना। सारा बहुत ही, आपने तो अच्छी कविता पढ़ी है, और अब सच बताएं तो ये एक नव यौवना के जो हृदय की जो प्रेमिल भावों को बहुत खूबसूरती के साथ आपने उकेरा है ना। और सबसे बड़ी बात, उस सांसारिक प्रेम को जो अलौकिक प्रेम का भाव दिया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रेमी के द्वारा अपनी प्रेयसी की एक झलक देखने की जो लालसा है, दृष्टि से दृष्टि के उलझने की जो उस उम्र का जो प्रेम है कि बस एक बार वो झलक दिख जाए, और वो जो अटकना और फिर उसके प्रेम में भटकना, वो बड़ा सुंदर आपने लिखा है और बड़ा अच्छे से प्रस्तुत किया है। और सच्चा प्रेम पात्र, जब आपने जो अंतिम थी कि सच्चा प्रेम पात्र जब ये स्वीकार ले कि भाई हमारा मिलना जानना सब तय था, है ना, और ये तो परमात्मा ने इसीलिए तो हमें मिलाया, ये प्रेम की चरम पराकाष्ठा है। तो ये मैं इस पूरी गोष्ठी में, इस ऑनलाइन गोष्ठी में मैं बहुत बहुत सभी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इतनी सुंदर रचनाओं के साथ आप सभी यहाँ प्रस्तुत हुए, और मुझे ये रचनाएं सभी की बहुत अच्छी लगी, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। भावपूर्ण दृष्टि, भाव जो पक्ष होता है वो तो सबल हुआ ही, नए नए शिल्प सीखने को मिले, नए नए अलंकार, उपमान वगैरह बहुत अच्छे रहे। साहित्यिक समृद्धि का समय ये रहा। मैं आप सभी का प्रत्येक यहाँ विराजमान माननीय आदरणीय सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। और सारिका जी, मैं आपके अध्यक्षीय उद्बोधन को वास्तव में हार्दिक नमन करती हूँ। इतना सुंदर और विस्तारपूर्वक आपने उद्बोधन दिया, बहुत सटीक, बहुत सुंदर। बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं एक एक चीज को। आपने इतनी बारीकी से उसको सुना भी, और तभी आपने उसको जिक्र भी किया, अन्यथा लोग एक कान से सुनते दूसरे से निकाल देते हैं। नहीं, मैंने उसके मर्म को नहीं समझ, बहुत करते हैं, मैं मर्म नहीं समझ आता। नहीं आशा जी, लेकिन सबसे पहले आशा जी एक बात तो आपने सुना बहुत ध्यान से, बहुत जो बात आपने कही उस पर मुझे एक बात कहना है जी, कि जब भी हम किसी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो सबसे पहले हमारी निगाह होती है कि इस कार्यक्रम का अध्यक्ष कौन होगा। उसको बनाने का जद्दोजहद आयोजक मंडल करता है, लेकिन जो अध्यक्ष बनता है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी कि हाँ कहने के समय वो अच्छी तरह सोच के कहे। और सारिका जी ने कम से कम 4-5 बार अवसर मिला है, मैंने खुद उनसे कई बार कहा है, तो उन्होंने जो बताई तो फिर हमने कहा नहीं ठीक है, आप कहने दीजिए। समय होते हुए साहित्य के लिए समय देना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत कम लोग ये काम करते हैं, और हाँ बोल देने के बाद काम करना ये सबसे बड़ी विशेषता होती है। यानी कि भाई हम
अध्यक्षता को ली और खाना पूर्ति की और चले गए। तो वो भी शोभा भी नहीं देता, प्रोटोकॉल भी नहीं कहता और साहित्य समाज को कभी नहीं। साहित्य समाज के कई लोग ऐसे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, अंत तक अध्यक्ष को सुनना चाहते हैं। और हमने इसीलिए पूरी छूट दी है इस बार के कार्यक्रम में कि हर व्यक्ति, हर आयोजक, हर संचालक अपने अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए इस कार्य को कार्य रूपण प्रस्तुत करे। जैसे कि अभी पश्चिम भारत का हमारा कार्यक्रम नहीं हुआ, क्योंकि वहां आयोजक मंडल को रचना पाठ करने के लिए पूरे पश्चिम भारत से 5 से अधिक नहीं मिले, और 5 में जो थे वो 3 मंचासीन थे, तो सिर्फ 2 वहां बोलने वाले थे, तो उन्होंने कार्यक्रम रद्द कर दिया। तो सवाल उठता है कि क्या कर रहा है। सबसे ज्यादा रचनाएं पश्चिम भारत पटल पे लिखी जाती हैं, लेकिन जब रचना पाठ की बारी आई तो लोगों ने अब कारण बहुत सारे हैं, क्या क्या एक चीज बताएंगे, लेकिन सवाल उठता है कि आप गंभीर कितना है। हम 8 में से, मैं ये मानता हूं, हम सभी में से सबसे ज्यादा विभा जी एक्टिव होती हैं हर चीज के लिए। ऋषिकेश का कार्यक्रम होने जा रहा है, उसके लिए वो मतलब एकदम कैसे पहुंचूं, क्या करूं सोच रही है, लेकिन थोड़ी उलझन ऐसी बन गई कि नहीं हो पा रहा है। ये तो समझ में आता है। यहाँ के 66,890 सदस्य हैं, जिसमें से 8,000 सदस्य स्थायी सदस्य हैं, 200 के ऊपर आजीवन सदस्य हैं। उसमें से अभी तक हमें 40 मिले हैं कि वो ऋषिकेश कार्यक्रम में 40 व्यक्ति उपलब्ध। तो सवाल उठता है कि हम साहित्य में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। इस चीज को गंभीरता से लेना बड़ा जरूरी है। समय बड़ा विपरीत चल रहा है, हर चीज कुछ उल्टा पुल्टा साहित्य में ऐसा हो रहा है कि लोगों को साहित्य के प्रति रुचि जो है खत्म होती जा रही है। इसको जिंदा रखने के लिए, इस चीज को रखने की वही जो चीज है, जितना हम संभाल सकते हैं साहित्य में, कौन साहित्य में सहेज कर रख सके, यही हमारी उपलब्धि होगी। हमारे आपके जाने के बाद हमारे परिवार के लोग हमारी साहित्यिक अगर चर्चा करते हैं तो ये हमारी उपलब्धि होगी। साहित्य समाज करे या ना करे, है ना, लेकिन हमारा परिवार जिनसे हम जुड़े हैं वो भी बस कहता है कि नहीं, हमारी माँ, हमारी पत्नी, हमारा बेटा, हमारा पिता, हमारा पति एक अच्छा कलाकार, एक अच्छा लिखने वाला है, उसको लोग बुलाते हैं, उसको लोग सुनते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है और इसी चीज के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सारिका जी, कर्मेश जी, जितने विभा जी, आशा जी, ईरा जी, जितने भी पदाधिकारी अभी जुड़े हैं। और बात आई थी रमेश जी की, तो मैं थोड़ा बता दूं, उनके घर नातिन हुई है आज ही, वो व्यस्त हैं, तो मुझसे उन्होंने पूछा था, स्वागत है कार्यक्रम में, आपके यहाँ नातिन हुई है। वो तो भाई थोड़ा कार्य तो बढ़ ही जाता है, ये उन्होंने बताया नहीं था, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उत्तर भारत जो पटल है इसके भी वो मतलब प्रभारी हैं। तो जो बात मुझे पता है वो बताने जो, हाँ, नंदलाल जी को मैंने भी बात की थी, बताया गया, नहीं जुड़े तो निश्चित रूप से रेड कार्ड भी मिलेगा। क्या आप कार्यक्रम में नाम जोड़ते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं, फिर सुधीर जी को स्पेशली कहते हैं जरा देख लीजिएगा। हम क्या देखें, ये पक्का भी नहीं होनी चाहिए हम लोगों में कि अगर हमने कहा है कि हम जुड़ना चाहते हैं, हम कुछ कहना चाहते हैं, तो आप अगर विड्रॉल कर रहे हैं तो भी आप पहले बता दें कि सर मुश्किल है, बता दें। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी आप नहीं कहते। तो एक बात बता दूं, मैं अपने 35 साल के साहित्यिक जीवन का निचोड़ ऋषिकेश में देने जा रहा हूँ। पूर्ण रूपेण अपने को तैयार किया हुआ है 72 घंटे के लिए, 1-2 घंटे के लिए नहीं, पूरे 3 दिन 72 घंटे के लिए प्रिपेयर किया हुआ है। और मेरी वो ऋषिकेश पर, गंगा जी पर, वो मेरी एक अंतिम साधना होगी कि मैं इस राष्ट्रीय संयोजक के पद को अगर निर्वाहित कर पाया हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि हमारे मंदिर साहित्यिक मंच के कम से कम 40 सदस्य अवश्य पहुंचेंगे। अगर ये नहीं पहुंचते हैं तो मुझे थोड़ा लगेगा कि हाँ, कहीं न कहीं मेरे से ही चूक हो गई, जिसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ। मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि आपसे चूक हो गई। किसी के, हर कोई चाह के भी कभी कभी नहीं पहुंच पाता। नहीं, मैं जैसे अभी मैं क्या करूँ बताओ, हर एक जगह जाऊँ, लेकिन इतना समय हो गया।